हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के नेक्स्ट टॉपिक के। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेग्लिजेंस। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इन्होंने बताया है कि भाई नेग्लिजेंस जो होता है इज नॉट ए क्राइम बट इट इज ए टाइप ऑफ द कंडक्ट दैट मे फ्रॉम द बेसिक ऑफ क्रिमिनल लेबिलिटी। तो इन्होंने बताया है कि जो नेग्लिजेंसी होती है वो किसी प्रकार का क्राइम नहीं होता है। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस होती है लापरवाही। ठीक है। तो लापरवाही अगर किसी से हो जाती है, थोड़ी बहुत भी या ज्यादा भी, तो वो किसी प्रकार का क्राइम नहीं माना जाता है। बट उसके बीच पे अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ऐसी हो जाती है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, तो क्रिमिनल लेबिलिटी उसके ऊपर लग जाती है। तो लेबल जो है वो क्रिमिनल का लग जाएगा, क्योंकि किसी की लापरवाही की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, तो वो चीजें बहुत खराब हो जाती है। तो देयर फॉर द नर्स हैज द obligation keep up her knowledge up to date in order to maintain the highest standard of care करंट इन द नर्सिंग प्रैक्टिस से। तो जो नर्स है उसको क्या चाहिए? जो नर्स है उसको अपनी जो अप टू डेट करता रहना चाहिए अपनी नॉलेज को। ठीक है। नई नई चीजें नर्स को सीखनी रहनी चाहिए, और जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रहना चाहिए केयर का। और करंट में जो हमारी नई नई नर्सिंग प्रैक्टिस चल रही है उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया सम ऑफ द ओकेजन व्हेन द नर्स मे बी द एश्योर्ड ऑफ द नेग्लिगेशन एज फॉलो। तो वही कुछ हमारी कुछ परिस्थितियों में किसी प्रकार की अगर लापरवाही हो जाती है, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी लापरवाही है जो हमें दिक्कत कर सकती है। तो वही इसमें जो लापरवाही बताई गई है वो बताई है नर्स की क्वालिटी नेग्लिगेशन। तो उसमें सबसे पहले इग्नोर द कंप्लेंट ऑफ द क्लाइंट्स एंड एब्डोमिनल पेन विच कैन लीड टू एक्चुअल एब्डोमिनल एंड डेथ ऑफ क्लाइंट्स। तो इन्होंने बताया है अगर क्लाइंट यानी कि जो पेशेंट है अगर वो कंप्लेंट कर रहा है पेट दर्द की, ठीक है, तो अगर वो आपने इग्नोर कर दिया, उसको ही बोल दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है, हो जाओगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो एक्चुअल में ही वो एब्डोमिनल पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसकी वजह से क्लाइंट की डेथ हो जाए, तो वो क्या माना जाएगा? क्राइम माना जाएगा। तो आपने किसी भी पेशेंट की कोई भी मामूली सी जो कंप्लेंट करता है किसी चीज की, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फेल टू चेक एंड द वाइटल साइन टीपीआर एंड बीपी एंड द ड्रेसिंग ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट्स। तो वही जो हमारे जो वाइटल साइंस होते हैं यानी कि टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी, तो ये जो तीनों के तीनों हमारे वाइटल साइंस होते हैं जो चेक किए जाते हैं। अगर ये चेक करने में आप फेल हो जाते हैं, अच्छे तरीके से चेक नहीं करते हैं या आपको नहीं आता है करना, और अगर आप ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करते हैं, ड्रेसिंग खुल जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, या वूंड्स पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट ऐसे जो क्लाइंट ऐसे पेशेंट जिनको ऑपरेशन के बाद जो केयर दी जाती है वो ठीक से नहीं दी जाती है, पेशेंट को ड्रेसिंग ठीक से उसकी नहीं की जाती है, चीजें पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो लापरवाहियां होती हैं वो भी आगे जाके क्राइम बन सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर है फेल टू नोटिस एंड द कंपाउंड्स ऑफ फ्रैक्चर एंड द क्लाइंट एक्सपोज फॉर आर्म्स ओवर द पीरियड एंड द सेवरल आवर। तो वही इसमें आगे जो पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे भी हमारे फ्रैक्चर्स हैं क्लाइंट्स के जिसपे आप ध्यान नहीं देते हैं, या फिर जिसको आप लापरवाही की वजह से आप इग्नोर कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं चीजों को। तो ऐसा पीरियड्स जो हमारे कुछ घंटों के बाद जो क्राइम यानी कि कुछ चीजें उसमें गलत हो जाती हैं, तो वो भी क्राइम का रूप धारण कर लेता है। इग्नोर क्लाइंट ऑफ द सिग्नल लाइट। तो जिस भी प्रकार के जो हल्के फुल्के जो सिग्नल है, हल्के फुल्के साइन और सिम्टम्स हैं, उनको भी आपने इग्नोर नहीं करना है पेशेंट के। ठीक है। तो ये जो है ये कुछ छोटी मोटी लापरवाहियां हैं जो कि आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती हैं, और क्राइम का लेवल या क्रिमिनल होने का लेवल जो है वो आप पर चिपका सकती हैं। तो आपने इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसमें। तो भाई कुछ इसके साथ साथ जो नेग्लिजेंस जो लापरवाही की जो चीजें होती है उसमें कुछ चीजें होती हैं, अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो आपको प्रॉब्लम का को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि रॉन्ग मेडिसिन, अगर आप गलत दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप का जो दवाइयाँ देने का जो तरीका है, जैसे कि रॉन्ग डोज, अगर आप गलत डोज देते हैं यानी कि पेशेंट को जो डोज दिया जाना चाहिए, चाहे वो ओरल वाली दवाइयाँ हैं या फिर वो इंजेक्शन से दी जाती है या वो ड्रिप से दी जाती है, तो जो डोज होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, वो कैसी दी जानी चाहिए, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा रॉन्ग रूट। तो भाई रॉन्ग रूट आ जाता है इसमें, रॉन्ग रूट में आ जाता है रॉन्ग रूट का मतलब हो जाता है कि भी आपने देखना है कि भी रूट कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेट कहाँ से करानी है हमें दवाइयाँ, ओरल देनी है, वेन से देनी है, मसल से देनी है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करानी है, तो रॉन्ग रूट नहीं होना चाहिए। आगे आ जाता है रॉन्ग कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन भी गलत नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन भी अगर गलत हो जाती है तो हमारी जो मेडिसिन होती हैं उसका प्रभाव गलत हो जाएगा शरीर के ऊपर। तो ये तो सिर्फ वैसे ही 5 या कॉमन से हैं, इससे आगे जब हम लेसन देखेंगे तो उनमें बहुत सारे रॉन्ग और राइट मिलेंगे हमें। तो उसके आधार पर हम जानेंगे कि भाई हमारे कितने प्रकार के रॉन्ग्स होते हैं और कितने प्रकार के राइट्स होते हैं। वैसे तो जो रॉन्ग होते हैं वही राइट्स होते हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जिन चीजों का हमें जो नर्सिंग केयर देते हैं उनमें ध्यान रखना होता है। तो आगे देखते हैं इसमें देखेंगे हम नर्स रोल इन सेफ गार्डिंग द क्लाइंट्स राइट्स।
तो भाई नर्स का क्या रोल होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनके राइट्स यानी कि जो उनके अधिकार होते हैं उनको बचाने का, उनको सेफ रखने का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे क्लाइंट्स के, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि भाई कौन कौन से हमारे क्लाइंट्स के राइट हैं, अधिकार हैं, जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आ जाती है इसमें राइट ऑब्टेंट्स द राइट टू ऑब्टेन सेफ ऑफ द कम्पैक्ट केयर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा जो राइट होता है पेशेंट का, वो ये होता है कि जो केयर प्राप्त कर रहा है वो बिल्कुल ही सेफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये हमारा जो केयर प्राप्त करने की जो चीजें होती हैं पेशेंट की, ये उसका राइट होता है, यानी कि इसका अधिकार होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ए नर्स मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम हैव इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोटेक्टिंग अ क्लाइंट इन द एथिकल एंड इनकम्प्लीटेड प्रैक्टिस। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो एक नर्स होती है वो हेल्थ टीम की मेंबर होने के नाते बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सुरक्षा करने में, किसी भी पेशेंट की सुरक्षात्मक चीजों को, उसके एथिकल चीजों को निभाने में, एथिकल एंड द इनकम्प्लीट प्रैक्टिस। तो हर क्लाइंट जो है उसका अधिकार होता है कि जो भी नर्स या जो भी जो हेल्थ टीम मेंबर जो भी उसकी सेवा कर रहा है या जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर उसकी जो प्रैक्टिस है, नर्सिंग प्रैक्टिस है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो राइट होता है पेशेंट का, उसमें इन्होंने दिया है द क्लाइंट हैज द राइट टू द कंसिडरेट एंड द रिस्पेक्टफुली। अगर हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं या तो वो कंसिडरेट करता है कि भी उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, क्योंकि वो अधिकारी होता है कि उससे मान सम्मान से जो सेवाएं से दी जा रही है उसमें उसका मान सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मिसबिहेवियर जो है वो पेशेंट के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा इसमें दिया गया है, इन्होंने बताया है द क्लाइंट हैज द राइट टू द adequate informed about the disease that the suffering from the meaning of the various investigations carried out of the mode of treatment and the prognosis. The client has the feel that his care and well-being are in the hand of the completed people so that no harm will occur। तो इन्होंने बताया है एक क्लाइंट जो होता है उसका अधिकार होता है कि भाई जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, उसकी बीमारी, जिस भी बीमारी से वो सफर कर रहा है, जो बीमारी उसे हुई है, उसके बारे में उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और जो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी की जा रही है उसका मीनिंग और वेरियस इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है उसके बारे में भी पेशेंट को बताना चाहिए। जो ट्रीटमेंट का मोड है, ट्रीटमेंट का मोड इन द सेंस कि भी मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा रहा है या फिर ऑपरेशन किया जाएगा या किस तरह की थेरेपीज केयर की जाएगी, तो वो सारे के सारे जितने भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं वो भी पेशेंट को बताने चाहिए। और जिस भी तरीके से प्रोग्नाइज की जा रही चीजें सारी की सारी पेशेंट को पता होनी चाहिए। तो जो क्लाइंट होता है उसको फील होना चाहिए उसकी जो केयर है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, और जो उसमें कॉम्पिटेंट पीपल्स जो होते हैं, कॉम्पिटेंट पीपल यानी कि पढ़े लिखे और जो समर्थ और जो शिक्षित जो लोग हैं, शिक्षित जो टीम मेंबर हैं, वही उसकी देखभाल करें या वही उसका ट्रीटमेंट करें, सो दैट नो हार्म विल ऑकर, ताकि उसे किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो ये भी पेशेंट का अधिकार होता है। अगर वो चाहे तो किसी भी उसे लगता है कि भी किसी भी स्टाफ मेंबर में नॉलेज कम है या वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसे पता नहीं है, अगर वो ये कहेगा कि मैं इसे ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, तो पेशेंट का अधिकार होता है कि वो मना कर सकता है इस बेस पे कि भाई इस पेशेंट, ये जो है टीम मेंबर, मुझे नहीं लगता, मैं इसको लेकर के सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसे ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। तो वो उसका अधिकार होता है। ठीक है, वो चाहे तो दूसरे टीम मेंबर से भी अपनी जो हेल्थ है उसके बारे में कर सकता है डिस्कस। ठीक है तो नेक्स्ट जो राइट होता है पेशेंट का, तो नेक्स्ट राइट के अकॉर्डिंग जो राइट होता है सबसे पहला उनका प्राइवेसी और कॉन्फिडेंटली ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट एंड इज रिलेटिव और फ्रॉम अदर सिक्योर शुड बी द केप्ट ऑफ द सीक्रेट एंड विदाउट द परमिशन एंड द क्लाइंट ऑफ शुड नेवर बी टोल्ड टू एनीवन इवन टू हिज रिलेटिव। तो इन्होंने बताया है कि जो क्लाइंट है उसका जो अधिकार है वो ये भी है कि जो भी चीजें, जो भी आपने उससे इंफॉर्मेशन ली है उसके बारे में, सारी की सारी हिस्ट्री कलेक्शन जो किया है, सारी इंफॉर्मेशन जो ली है उसको प्राइवेट रखा जाए, उसे किसी के सामने ना बताया जाए। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट आप क्लाइंट से ही सारी इंफॉर्मेशन लें, रिलेटिव से भी जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, अगर क्लाइंट मना करता है तो चीजों को सीक्रेट रखा जाए। तो जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के जो रिलेटिव होते हैं, अगर क्लाइंट मना करता है तो उसके रिलेटिव को भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो ये हमारे रूल रेगुलेशन में शामिल होता है। अगर इस तरीके की चीजों में हम लापरवाही करते हैं, वही हमारा नेग्लिगेशन के अंदर आ जाता है, यानी कि लापरवाही के अंदर, वही हमारा क्राइम में भी शामिल हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें करने से पहले क्लाइंट की परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्राइवेसी जो है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी रखना, ये जो हमारे पेशेंट होते हैं उनका अधिकार होता है, तो उनके राइट्स का ध्यान रखा जाता है। अभी नंबर 5 जो राइट होता है हमारे क्लाइंट का, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द क्लाइंट हैज द राइट टू एक्सेप्ट और टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। तो भाई पेशेंट का अपना अधिकार होता है कि वो
एक्सेप्ट करे, जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिफ्यूज करे, वो उसका अपना अधिकार होता है, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो मेडिकल टीम के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, नर्स है, टेक्नीशियंस है, पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा पूरा का पूरा, तो रिक्वायर रिटन कंसेंट ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ हिज रिलेटिव to ensure that his client has the agreed legally and undergo operationals and the certain investigations, particularly those of the produce that are the carried आउट अंडर जनरल एनेस्थेसिया। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जितने भी स्टाफ मेंबर इसमें होते हैं मेडिकल टीम के अंदर, उन सभी को इंश्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखित रूप में जो जो कंसेंट फॉर्म होता है उसको भरवाना पड़ेगा, पेशेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और एक जनरल एनेस्थेसिया लेने के लिए पर्टिकुलर जो हमारी परमिशन होती है पेशेंट की वो ली जाती है। अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप, कोई भी प्रोसीजर करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी चीजें कर रहे हैं, तो आपको लिखित में परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक है, तो जो क्लाइंट है शुड बी ओनली ऑफ द कंसल्टिंग द क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द बीइंग डन इज बेनिफिट एंड द पॉसिबल रिस्क। और अगर क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप क्लियरली उसको समझा सकते हैं, तो पेशेंट क्लियरली समझ जाए, काउंसलिंग के बाद उसे पता चल जाए अपना बेनिफिट यानी कि अपने फायदे के बारे में, और जो पॉसिबिलिटी है रिस्क की, उन सभी चीजों के बारे में पेशेंट को बताया जाना चाहिए। भी इस चीज का खतरा भी हो सकता है, यानी कि ऑपरेशन सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी रीजन से हमारी चीजें खराब भी हो सकती हैं या हमारी चीजें सही भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पहले ही पेशेंट को बताया जाता है, फिर डिसीजन जो है वो पेशेंट पर ही छोड़ा जाता है कि भाई आगे प्रोसेस जो है वो किया जाए, प्रोसीजर जो है कंप्लीट किए जाए या फिर नहीं किए जाए। तो ये सारा का सारा जो राइट होता है ये हमारे पेशेंट का ही होता है। ठीक है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट डिसीजन नहीं ले रहा है, तो फिर इसकी जगह पर जो डिसीजन लेंगे वो उसके रिलेटिव्स लेंगे, उन्हीं के आधार पर चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इसके अंदर, राइट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है 6, और 6 पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि क्लाइंट्स का जो राइट होता है, रिफ्यूज द पार्टिसिपेट ऑफ द परफॉर्म्ड ऑफ द ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस अफेक्टिंग हिज केयर एंड द ट्रीटमेंट। तो इसने बताया है कि भाई जो हमारा पेशेंट है उसका जो अधिकार है वो ये भी है कि वो पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारे ह्यूमन इंसानियत के हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, अगर वो ना चाहे तो उनमें भाग नहीं भी ले सकता है। तो ये उसके केयर और ट्रीटमेंट के लिए अफेक्टिंग है या नहीं है वो नहीं है, लेकिन इसमें राइट उसका ये है कि वो उसकी अपनी मर्जी होती है पार्टिसिपेट करना या नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट है वो दिया गया है, द क्लाइंट हैज द राइट ऑफ द पार्टिसिपेट वन ऑफ द रिलीजन एंड क्लाइंट हैज द राइट ऑफ द ऑब्टेंड हेल्प ऑफ द मिनिस्टर ऑफ हिज रिलीजन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो इन्होंने बताया कि भी जो हमारा क्लाइंट होता है उसका ये अधिकार होता है कि वो उसका जो प्रैक्टिस के टाइम पर या फिर उसका जो ट्रीटमेंटल चीजें चल रही है उसके टाइम पर अपने रिलीजन यानी कि अपने धर्म को लेकर के अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसका राइट होता है, ये भगवान का नाम लेना या फिर कोई चालीसा कर रहा है, कोई नमाज करना चाहता है, कुछ इस तरीके का अगर वो कुछ अपने धर्म के प्रति करना चाहता है तो उसे परमिशन होती है। और क्लाइंट जो होता है उसका राइट ऑब्टेंट यानी कि जो उसका अधिकार होता है उसको प्राप्त करना होता है, यानी कि हमारा मिनिस्टर ऑफ द रिलीजन होते हैं हमारे पुरोहित वगैरह जो होते हैं, अगर वो इमरजेंसी में उनको भी अवेलेबल कराना चाहते हैं उस टाइम पर, उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उसका भी अधिकार उनको होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है द क्लाइंट हैज द राइट ऑफ द एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो भाई सबसे पहला अधिकार तो हमारे जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है उसका यही होता है कि भाई उसका अधिकार होता है कि उसे लगातार अच्छे से अच्छी केयर जो है वो मिलते रहनी चाहिए, और वो इस केयर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, उनका राइट होता है अच्छे से अच्छी केयर और अच्छे से रिस्पेक्ट जो है वो उनको दी जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये होता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।